कुछ लोग कहेंगे कि भारतीयों ही पे सवाल उठा रहे हो। हाँ, एक इंसान के पीछे पूरे देश को लपेट लूंगा मैं। अभी और बाकी हैं, अभी बड़े नाम भी आना बाकी हैं। पहले तो कुछ ऐसे नाम होने चाहिए ना जिनके ऊपर लाइमलाइट थोड़ी पड़ जाती है। जैसे सिंधिया कांग्रेस छोड़ देते हैं तो गद्दार बन जाते हैं, और जब तक कांग्रेस में थे तब तक गद्दार नहीं थे। मदन लाल ठींगरा सबसे पहली किलिंग करते हैं, और पूछेंगे किसकी, तो कर्नल क्रूसन की। चाहे वो सैनिक हो, लेफ्टिनेंट हो, अलग अलग रैंक्स के लोग जाते हैं, मेजर ये सब जाते हैं। कोई ये थोड़ी नहीं है कि कोई मेजर जनरल जा रहा है कि हाँ चलो भैया युद्ध की हमने तैयारी करवाई थी तो हम चलेंगे। ऐसा नहीं होता ना। वो आक्रांता थे, उन्होंने मंदिर लूटे, उन्होंने गुरुद्वारे लूटे। वो इस देश के बोनाफाइड रूलर नहीं थे, है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है, मतलब वेडनेसडे। तो हम लोग वापस आ चुके हैं द इंडियन फाइल्स के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जिससे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले पिछली जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 23 मई 1983 को हुआ था। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगला क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये बताइएगा कि कांग्रेस कब बनी थी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमने 1982 के दंगों का बात की थी, और मैंने कहा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ या किसी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ के रिलेटेड ये चीज़ थी, तो वो थे वीर सावरकर। और आज की इंडियन फाइल्स में हम लोग उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे। और दूसरी बात जो दूसरे फेज़ में बात करूँगा वो है करंट इंडियन फाइल्स जो बनाने की या लिखने की कोशिश हो रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि 23 मई 1983 को जन्म होता है वीर सावरकर। अब उनके फादर का नाम भी पता होना चाहिए, तो दामोदर सावरकर था। लेकिन कितने लोगों को वीर सावरकर पूरा नाम पता होता है। वीर सावरकर सब बोलते हैं, वीर सावरकर वीर थे कि नहीं थे। कोई कायर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। उनकी माता का नाम था राधाबाई सावरकर, और इनका जन्म नासिक के ही नासिक शहर के पास एक जगह पे हुआ था, महाराष्ट्र में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की बात रखी, फलाना रखी, लेकिन आपको एक सच्चाई पता है। 1885 और 1886 में जब सावरकर 2 साल के या 3 साल के थे, तब सर सैयद अहमद, वही एएमयू वाले, एक चिट्ठी लिखते हैं तैयब साहब को, जो कि कांग्रेस के एक लीडर थे, एक जूरिस्ट भी थे और एक स्कॉलर थे, कि हिंदू मुसलमान एक नहीं रह सकता, ये 2 अलग संस्कृति हैं, इनको अलग होना चाहिए फिर लाइफ। और तब भी लोग कहते हैं कि सावरकर ने इस नेशन में टू नेशन की थ्योरी रखी, और सर सैयद अहमद को बहुत महान बताते हैं। तो ये अब आप डिसाइड करिए सर सैयद अहमद क्या थे, और वीर सावरकर के बारे में तो खैर बात ही कर रहे हैं। अब क्लास 5th में आते हैं सावरकर साहब, और ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में लिखते हैं। ये पहला उनकी जो राइटिंग थी उन्होंने लिखी नासिक वैभव करके एक न्यूज़पेपर था उसके लिए। उसके एडिटर को विश्वास ही नहीं होता कि ये किसी कक्षा 5 या कक्षा 6 के लड़के ने लिखा है। वो जब पढ़ते हैं, जब कंफर्म कर लेते हैं नहीं क्लास 5th के ही बच्चे ने लिखी है, तो फिर वो प्रकाशित होती है। उसके बाद लाइफ आगे बढ़ती है। 1904 का समय आता है। एक मित्रमाला करके एक संस्था थी, उसको सावरकर नया नाम देते हैं अभिनव भारत देते हैं। फिर 1906 में सावरकर इंग्लैंड जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इंग्लैंड क्यों चले गए, जबकि मैं भी इस चीज़ का विरोधी था। लेकिन जब आप सावरकर के बारे में पढ़ें, वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलता है वो इंग्लैंड केवल लॉ पढ़ने नहीं गए थे, उनका एक दूसरा कारण था।
उनको ये था कि जो युद्ध स्वतंत्रता का हम अपनी ज़मीन पे लड़ रहे हैं वो दुश्मन की ज़मीन पे लेके जाना। और वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक उनकी जो किताब है उसका अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो उन्होंने लिखा है टू टेक द फाइट इनटू द एनिमीज लैंड। वो वहाँ पहुँचते हैं, अभिनव भारत इधर काम कर रहा होता है और अभिनव भारत के मदन लाल ठींगरा सबसे पहली किलिंग करते हैं। और पूछेंगे किसकी, तो कर्नल क्रूसन की, लंदन में मारे जाते हैं। उसके बाद अभिनव भारत से ही, और इसकी पूरी प्लानिंग वीर सावरकर ने की थी। लोग कह सकते हैं कि वीर सावरकर ने खुद क्यों गोली नहीं मारी, तो भैया जरूरी नहीं है जो प्लानिंग करे वही गोली मारे जाके। अब सीडीएस वगैरह होते हैं तो अगर आर्मी कोई चीज़ प्लानिंग करती है तो जो सीनियर लीडर्स प्लान करते हैं उस चीज़ को वो एग्जीक्यूशन थोड़ी नहीं करने जाते हैं। एग्जीक्यूशन तो करने जाते हैं नीचे रखे रैंक का आदमी, चाहे वो सैनिक हो, लेफ्टिनेंट हो, अलग अलग रैंक्स के लोग जाते हैं, मेजर ये सब जाते हैं। कोई ये थोड़ी नहीं है कि कोई मेजर जनरल जा रहा है कि हाँ चलो भैया युद्ध की हमने तैयारी करवाई थी तो हम चलेंगे, ऐसा नहीं होता ना। प्लानिंग कोई करता है, एग्जीक्यूशन कोई करता है। तो अब अभिनव भारत के ही मंच से ये तैयारी चलती है कि जो बंदूकें हैं, एमिनेशंस हैं और बम बनाने का जो सामान बाद में यूज़ होता है, जिसको भगत सिंह वगैरह यूज़ करते हैं, भगत सिंह जी वगैरह, वो वीर सावरकर नहीं भिजवाते हैं। वो यहाँ पे लाते हैं कि ये टेक्निक और ये सब उन लोगों के पास आए जिन लोगों को चाहिए और आज़ादी के उसमें काम बने। फिर दूसरी किलिंग होती है, अभिनव भारत दूसरी क्लिक करता है, वो होता है नासिक का कलेक्टर की, मिस्टर जैक्सन की। जब वो थिएटर में बैठे होते हैं और नाटक देख रहे होते हैं, उनकी गोली मार के हत्या होती है। इस केस में 3 को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 2 को कालापन की सज़ा होती है। फिर इस केस की जांच आगे बढ़ती है तो पाया जाता है कि ये तो इंग्लैंड, जो गोली मारी गई, जो एमिनेशन यूज़ हुआ है इस किलिंग में, वो इंग्लैंड से आया है। तो उसके तार अभिनव भारत से जुड़ते हैं और फिर वीर सावरकर की गिरफ्तारी होती है। वीर सावरकर जी को लेकर आ रहे होते हैं तो वो अंग्रेजी सैनिक से कहते हैं कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मुझे भारत नहीं ले जा पाओगे, शिप के माध्यम से आना होता है। शिप आ रहा होता है तो मर्सिलियस करके एक जगह है फ्रांस में, और ठंडा पानी होता है फ्रांस में बहुत। तो वहाँ पे जब डॉक यार्ड में लगती है किसी वजह से फ्रांस में, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, जो शिप में एक वो होता है खिड़की, उसको खोल के उस पानी में कूद जाते, ठंडे पानी में, और तैर के मार्सिलियस के तट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे लेडी कामा और मिस्टर वर्मा को आना होता है। ये सब प्लानिंग पहले से होती है, लेकिन वो वहाँ आ नहीं पाते हैं और फिर से सावरकर जी गिरफ्तार होते हैं। सावरकर जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, इंडिया लाए जाते हैं, केस चलता है। 16 लोगों पे केस था, 15 लोग इस चीज़ में अपने आप का बचाव करते हैं, अपने आप के लिए दलीलें रखते हैं, लेकिन वीर सावरकर कोई दलील रखने से मना कर देते हैं, बचाव करने से मना कर देते हैं और उनको काला पानी से जाते हैं। पता है कितने साल की? 50 साल की, 25 साल की, 2 बार, मतलब 2 उम्र कैद सुनाई जाती है। वहाँ पे वो रहते हैं और जब शुरुआत के 3 साल जो होते हैं वो कोलू के बैल की तरीके गर्दन गले पे डाल के पटरा तेल निकालने की उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद 10 साल बाद वो बराबर चिट्ठियाँ लिखते हैं, कई लगभग 5-7 साल बाद जब उन्हें दिखने लगता है। अब ये बात बाद में करूँगा कि वो चिट्ठी क्यों लिखते हैं अंग्रेज़ी शासक को, लेकिन वो चिट्ठियाँ लिखते हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे वापस जाना है और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। 10 साल बाद उनकी ये बात मान ली, इंग्लैंड मान जाता है, उनको छोड़ा जाता है। वो 10 साल बाद मुंबई आते हैं, लेकिन फिर से उन्हें 3 साल जेल में डाल दिया जाता है मुंबई के अंदर। कितने हो गए? 13 साल। 1924 मतलब 1911 में आदमी अरेस्ट होता है, 1924 में वो छूट पाता है। फिर 1924 में उन्हें भेज दिया जाता है रत्नागिरी, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी,
वहाँ उनके साथ ये शर्तें रख दी जाती हैं कि रत्नागिरी से वो बिना इजाज़त के रत्नागिरी छोड़ ही नहीं सकते, बाहर जा ही नहीं सकते। रत्नागिरी में वो रहते हैं। 1924 से और 1937 तक वो केवल 3 बार रत्नागिरी छोड़ पाते हैं, पता है? 3 बार रत्नागिरी छोड़। तो ये था मोटा मोटी वीर सावरकर की कहानी, जो कि आम चर्चाओं में नहीं आ पाती है। बहुत ही सहज ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन अब जो लोग वीर सावरकर पे सवाल उठाते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1857 की जो क्रांति की मैंने बात करी थी, जब 1857 की क्रांति को म्यूटिनी कहा जाता है, तो वो बोनाफाइड्स म्यूटिनी या गदर क्या होता है? जो कांग्रेस कह रही थी कि म्यूटिनी थी, जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल इतिहासकारों ने लिखा म्यूटिनी थी। म्यूटिनी होती क्या है? म्यूटिनी किसके बीच में होती है? एक बोनाफाइड, जो कि एक बोनाफाइड मतलब कि ऑथेंटिकेटेड जो रूलर होता है, उससे किया हुआ कोई भी विद्रोह वो म्यूटिनी कहलाती है। अंग्रेज कोई यहाँ के बोनाफाइड रूलर नहीं थे, वो यहाँ पे कब्जा किया था, वो आक्रांता थे, उन्होंने मंदिर लूटे, उन्होंने गुरुद्वारे लूटे। वो इस देश के बोनाफाइड रूलर नहीं थे, ना मुगल थे, ना कोई मुसलमान रूलर था, क्योंकि ये सब बाहर से आए थे इस देश को लूटने के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेजर था कि लूट नहीं पाए तो यहाँ रुक गए। और जो लोग बहुत हिंदू मुस्लिम एकता की बात बताते हैं, वो सर सैयद अहमद के बयान पे बताएं, जो उन्होंने 1885-1886 में दिया था। बताएं, आप बताइए कि वो क्या बयान था, वो लेटर है, वो लेटर उन्होंने क्यों लिखा था तैयब साहब। और एग्रीमेंट की बात रही, तो मैंने अपनी एक वीडियो में और कहा था, आज फिर से दोहरा देता हूँ, ग्वालियर को छोड़ के डोगराज ने भी किया एग्रीमेंट अंग्रेजों के साथ, गोरखाओं ने भी किया, और पंजाब की कोई ऐसी रियासत नहीं थी जिसने एग्रीमेंट ना किया हो। तो उनको क्या बोलोगे? वीर सावरकर को कायर बोलते हो तो इनको क्या बोलोगे? जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर को सब जानते हैं। गोली चलाने वाला कौन था? गोली चलाने वाले कौन हाथ थे? आप ढूंढिएगा कौन थे, किन्होंने गोली चलाई थी। उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया था। कुछ लोग कहेंगे कि भारतीयों ही पे सवाल उठा रहे हो। हाँ, एक इंसान के पीछे पूरे देश को लपेटूंगा मैं। अभी और बाकी हैं, अभी बड़े नाम भी आना बाकी हैं। पहले तो कुछ ऐसे नाम होने चाहिए ना जिनके ऊपर लाइमलाइट थोड़ी पड़ जाती है। जैसे सिंधिया कांग्रेस छोड़ देते हैं तो गद्दार बन जाते हैं, और जब तक कांग्रेस में थे तब तक गद्दार नहीं थे। तो जिन लोगों ने गोली चलाई वो कोई अंग्रेज नहीं, वो भारतीय सैनिक थे। और क्या थे वो देख लीजिएगा आप, कौन थे जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले। उसके बाद जब ये जलियांवाला बाग होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड मतलब सर की उपाधि जो कि इंग्लैंड उन्होंने दी थी वो लौटाते हैं। इसकी बड़ी वाहवाही होती। लिया ही क्यों था? लिया ही क्यों था भैया? लौटालना था तो ये भी तो एग्रीमेंट था। ये क्या था? क्यों लौटाला था यार? लौटाल रहे हो इसका मतलब लेने से पहले तो एग्रीमेंट कर लिया था कि वो बोनाफाइड रूलर है। तुम एग्रीमेंट कर लो तो तुम देशभक्त, दूसरा कर ले तो वो गलत। सोचा करो। अभी और लपेटते हैं। गांधी को जानते हो ना? उसने एक मूवमेंट चालू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट था? अगर भैया कॉपरेशन नहीं था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा? इसका मतलब पहले कॉपरेट कर रहे थे। हंसी आती है क्योंकि ये सब इतिहास में पढ़ा है तुमने कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने चलाया था, कांग्रेस ने चलाया था। तो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का मतलब क्या होता है? भैया अगर मैं आज मैं कहता हूँ सरकार से मैं आपके साथ कॉपरेट नहीं करूँगा, इसका मतलब मैं पहले कॉपरेट कर रहा था। सीधा मतलब यही है ना। तो इसका मतलब पहले जो कांग्रेस थी वो कॉपरेट कर रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कही थी अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे। यही मतलब हुआ ना, बताना।
पता है कि देखना। चलो छोड़ो, फिर आते हैं साइमन कमीशन पे, जिसकी वजह से हमने एक देश के बहुत वीर इंसान को खोया था, लाला लाजपत राय को। अब उस साइमन कमीशन की भी एक बड़ी मजेदार बात थी। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, कोई जानता है? कोई नहीं जानता होगा, आपको मैं बताता हूँ। साइमन कमीशन का केवल विरोध ये था भाई साहब, जो लोग देख रहे हो ये समझ लो कि उसमें 7 लोगों का वो कमीशन था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। केवल इस चीज का विरोध था और किसी चीज का विरोध नहीं था। विरोध यही था कि 7 में से एक भी भारतीय नहीं है। अगर 7 में एक भी भारतीय होता तो कोई विरोध नहीं था। केवल विरोध इस चीज का था। समझे क्यों हंस रहा हूं? समझे कि ये जो जाहिल पने की बातें करते हैं, अब जाहिल आप कहेंगे कि आप गाँव नहीं, जो अनपढ़ है या वो नहीं, उनको जाहिल नहीं बोला जाता। जाहिल उनको बोला जाता है जो पढ़े लिखे हैं और गंवारता पूर्वक बातें करते हैं, अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं। जाहिल वो होते हैं। साइमन कमीशन का विरोध ये था। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ इंडिया को आज़ादी, इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, सॉरी बताया नहीं था, अब आप जान लीजिए कि जो इंडिया को आज़ादी मिलती है वो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935 से मिलती है, और जो 1947 कहलाता है 15 अगस्त 1947, वो ट्रांसफर ऑफ पावर कहलाता है। तो इसका मतलब पूरे इंडिया ने पैक्ट कर लिया था, एग्रीमेंट किया था अंग्रेजों के साथ कि हमने आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड आपको रूलर माना इस देश का, और आप सिर्फ हम पावर ले रहे हैं। बोनाफाइड ट्रांसफर ऑफ पावर तब होता है जब एक लीगल राजा दूसरे राजा को पावर देता है। तो हमने माना, पूरे भारत ने माना कि हाँ अंग्रेजों का शासन करना सही था, वो लेजिटिमेट थे, वो लीगल थे रूलर, और फिर हमने पावर ट्रांसफर करवाई है। समझे? ये है। चलो अब दूसरे पे चलते, चलो दूसरे वीडियो पे चलते। हाँ तो भैया पिछली वीडियो में जो जैसा भी लगा हो बता देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ पसंद आया हो या ना पसंद आया हो तो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब चलो बात करते हैं आज की इंडियन फाइल्स पे। तो अभी राहुल गांधी का एक बयान आया, बहुत ताज़ा बयान है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया। फिर हंसी आती है, पता है क्यों? 1947 में जितने लोग मरे उनकी मौत का कारण किसको माने? क्योंकि उस पर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, अभी जो जहाँ से हंसते वो छोड़ कर आया था, फिर से उसी पे आ जाता है। उतने समय किसकी सत्ता थी? उस पे किसने साइन किए थे? हम, किसी भाजपाई ने नहीं किए, किसी संघी ने नहीं किए। किसने किए? जवाहरलाल नेहरू, गांधी, कांग्रेसियों ने। देश का बंटवारे पे किसने सिग्नेचर किए? इन्हीं सब ने, जिनके बारे में अभी बताया। ठीक है, अब चलिए सीरियसली बात करें। फिर इस देश में दूसरी बार केरोसिन कब छिड़का गया? 1990। लेकिन वो 1990 एक दिन में तो हुआ नहीं। मैंने आपको बताया था कश्मीर फाइल्स के समय में कि कैसे कश्मीर फाइल्स बनी, 18 सदियों से चल रही थी। और इस पे अभी एक एपिसोड लाना है कश्मीर फाइल्स से पहले की कश्मीर फाइल्स पे, जो कि कैसे कश्मीर फाइल्स होता है 1990 का। उस पे उतने समय कौन था? लोग कहते हैं जनसंघ की सरकार थी। जनसंघ की सरकार बनती है दिसंबर में, जनवरी में कांड हो जाता है। 1 महीने में भैया, 1 महीने में तो इतनी प्लानिंग तो नहीं हो पाती है कि AK-47 भी आ जाए, सब आ जाए। उससे पहले भी लोग मारे ही जा रहे थे, तब तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, कौन फैलाता है केरोसिन? उन्नीस 1984 के दंगे होते हैं, सिख मारे जाते हैं, सिखों को तो केरोसिन में ही लगा के मार दिया जाता है। कौन केरोसिन फैलाता है? किसके नेता उसके लिए जेल गए? जो लोग नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों की वो बताते हैं, वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि 2002 में पहले गोधरा कांड होता है, जहां कार सेवकों से भरी 2 बोगियां फूंक दी जाती हैं। उसके बाद जब लाशें पहुंचती, हिंदुओं में आक्रोश जगता है, तब वहां पे आगजनी और मारने क्यों भूल जाते हैं लोग?
बनाइए गुजरात फाइल्स, बनाइए 2002 पे फाइल्स, लेकिन गोधरा कांड से ही शुरू करे होगा। गोधरा कांड से ही शुरू होनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से वो गुजरात फाइल्स शुरू होती है। क्यों भूल जाते हैं लोग? क्यों? सवाल तो ये है ना, गोधरा से शुरू होता है। और पहला ऐसा दंगा था कि नरेंद्र मोदी एज ए चीफ मिनिस्टर तुरंत बोलते हैं आसपास के स्टेट से, सब जगह कांग्रेस रूलिंग स्टेट से, कि मुझे मदद भेजिए। नहीं हो पाता है, नहीं भेजते हैं। लेकिन वहां पे उसने एक बार दंगा ऐसा कंट्रोल किया, उसने दंगाई मरवाए थे कि अगली बार दंगा नहीं हो पाए। 2002 के बाद से दंगे नहीं हुए हैं, और 2002 से पहले को उठाइएगा, अभी इंडियन फाइल्स में तो बताऊंगा ही, हर साल एक दंगा होता था, हर साल दंगा होता था। उसने 2002 में ऐसा स्टॉपेज लगाया है कि आज दिन तक दंगा करने की किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा दंगा होता था तो पुलिस की फायरिंग में मुसलमान ज्यादा मरते थे। गुजरात का पहला ऐसा दंगा है जिसमें कि पुलिस की फायरिंग से हिंदू ज्यादा मरे थे। कोर्ट जो कहेगा, संविधान की बात करते हैं, कोर्ट ने सारे केसेस में नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, उसके बाद भी उन्हीं को दोषी बताते हो। कैसे संविधान मानते हो तुम? विदेश की धरती में बैठ के जिनको कुछ नहीं पता वो इंडिया में बातें करेंगे। राहुल गांधी को पता है क्या इस देश के बारे में? राहुल गांधी अगर गांधी सरनेम ना होता तो पता है क्या होता है? एक जोक, और जोक भी ना बन पाते क्योंकि नेशनल मीडिया का कवरेज भी नहीं मिलता। ये भी बात है, सॉरी। राहुल गांधी का नाम सुन के मुझे, अच्छा एक चीज और है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक बेसिक डिफरेंस पता है क्या है? अगर आप बिना कोई चीज आप एक तरफा ना होके सोचें और आप राहुल गांधी का वीडियो देख रहे, वो ऐसी बात करेगा आपको हंसी आ जाएगी। नरेंद्र मोदी इलॉजिकल बात कर रहे होंगे, लेकिन वो इस तरीके आपको समझा देंगे कि हाँ आपको लगेगा अरे यार क्या बात कही है, क्या सही बात। वो झूठ भी बोल रहा होगा, अगला आपको नहीं नहीं सही। और राहुल गांधी सच बोल रहे होंगे तब भी आपको मजाक लगे। सही बात है, सोच के देखिएगा। और इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा पूरी वीडियो के बारे में। कोई ओपिनियन या कोई टॉपिक की सजेशन भेजनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और श्रुति दोनों का इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ, उस पर आप जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आर्ट्स का भी इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जाके आप पेंटिंग्स देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। शायरी की भी पेज का लिंक पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम का, उस पर जाके आप शायरी पढ़ सकते हैं। अगर आप लिखते हैं शायरी तो आप हमें भेजिए, हम आपके नाम पे उसको पब्लिश करेंगे। और अगर आप किसी एंथोलॉजी या सिंपल भाषा में कहें तो बुक का पार्ट करना चाहते हैं तो भी हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी मदद करेंगे कि आपकी जो शायरीज़ हैं वो आपकी एक बुक में प्रकाशित हो। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बाय बाय।